बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपको मैंने नहीं बताना कि लेक्चर नंबर कौन सा है, आज आपने मुझे बताना है कि कौन सा लेक्चर है। आप देखते हैं कितने बच्चों ने रेगुलर हैं और कितने पढ़ रहे हैं। हाँ जी, कितने बच्चों को पता होगा? सबको नहीं पता ना, तो चलें फिर मुझे ही बताना होगा। आज का लेक्चर नंबर है 16। आप कह सकते हैं थोड़ा सा आसान भी है और बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक। ये डेरिवेटिव्स का इन्वर्स कह सकते हैं, उसका एंटी है। आज का टॉपिक है द इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल एक्चुअली क्या है? डेरिवेटिव्स के अपोजिट है, तो इन्हें एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव्स को पहले हम डिफाइन करते हैं। एंटी डेरिवेटिव्स, ए फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स is called an antiderivative of a function f of x, small f of x, on a given open interval, given interval I if f prime of x is equal to f of x for all x in the interval. ओके, इफ कंडीशन क्या है कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एफ एक्स, देन कैपिटल एफ इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसको देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एग्जांपल हम डिफाइन करते हैं, लेट एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लेट सपोज है 1/3 एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव फाइंड करें। सो एफ प्राइम एक्स क्या होगा? एफ प्राइम एक्स होगा, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें सारे। देखिए 1/3 इंटू 3x स्क्वेयर, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये एक्स स्क्वेयर है, दैट इज एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर था। एफ ऑफ एक्स क्या बन गया? एक्स स्क्वेयर। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो ये थी डेफिनेशन। अब हम देखें इसके, हम जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के हैं, हम सर्टेन फार्मूलेज हम लिखेंगे। आपने इसको याद रखना है फार्मूलों को, और हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर भी। अब ये जितने भी फार्मूले हैं, ये सारे के सारे आप उसके डेरिवेटिव से रिलेट कर सकते हैं। आप देखें जो डेरिवेटिव का एंटी होगा वो एंटी डेरिवेटिव कराएगा। तो हम इसके इंटीग्रल्स के फार्मूले लिखते हैं। इंटीग्रेशन फार्मूलास। अब सबसे पहले नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये जो सिंबल है, सिंबल जो है ये वाला, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इसका जो इंटीग्रेशन होगी x dx बता रहा है कि ये
इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और x प्लस सी, ये फार्मूला x dx अगर सिंपल हो, साथ कोई भी कांस्टेंट हो, तो इसका इंटीग्रेशन x होगी प्लस सी। सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ, सिंबल है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx इज इक्वल टू, n जो है दैट इज एनी नंबर, रियल नंबर, ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी, ये कहलाता है पावर रूल। अब इसके देखें, हम डेरिवेटिव में क्या करते थे, डेरिवेटिव में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर डिवाइड हो जाती है, ये इसका एंटी हो गया, रिवर्स प्रोसेस है। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ x। अब देखना होगा कॉज जो है किसका डेरिवेटिव है, कॉज असल में साइन का डेरिवेटिव है, तो कॉज की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन x प्लस सी। सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। ये क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जब फंक्शन का डेरिवेटिव होते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो हो जाता है, तो इंटीग्रेशन से हमें वो वापस लेके आना होता है, तो फिर हम सी ऐड कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx। अब साइन एक्स जो है वो किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, अगर देखा जाए कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये डेरिवेटिव बनेगा माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में जाएं, हाँ जी, सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव है tan x का, तो फिर सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan ऑफ x प्लस सी। नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x dx, इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉट x प्लस सी। 7, सीकेंट x tan x dx इज इक्वल टू सीकेंट x प्लस सी, तो सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन सीकेंट x प्लस सी। देखेंगे ये डेरिवेटिव के रेसिप्रोकल है, इन्वर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या बनता है, सीकेंट x tan x बनता है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट x बनेगी। सो नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x कॉट x dx इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x प्लस सी। नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर x will always be e raised to power x plus c। और नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ b raised to power x dx, so b raised to power x divided by नेचुरल लॉग ऑफ b प्लस c। और याद रखें कि b क्या होगा, b पे कंडीशन है b ग्रेटर देन 0 है और b नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन लाजमी है एक्सपोनेंशियल के लिए। नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx, इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। अब इसमें हमने मॉड क्यों डाला x के साथ, क्योंकि लॉग जो है
वो पॉजिटिव नंबर का एग्जिस्ट करता है, इसलिए जब लॉग लेंगे तो इसके साथ मॉड लाजमी डालिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x square dx, so tan inverse of x plus c, this is number 12 and 13. Integration of 1/1 minus x square dx is equal to sin inverse of x plus c. C is a constant of integration. Number 14, 1/x into x square minus 1 under root dx is equal to secant inverse of x plus c. सो ये चंद बेसिक फार्मूले, इसके अलावा भी हैं, आप बुक से कंसल्ट कीजिएगा। आपकी बुक के जो है शुरू में या एंड के ऊपर फार्मूले गिवन है इंटीग्रेशन के, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। हम इन फार्मूलों को आप प्रैक्टिस करते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन करके अप्लाई करते हैं, तो जितने हम क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे फार्मूले उतने ही जल्दी आपको याद हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन करने के लिए ज़रूरी है कि फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे इसमें। लेकिन इससे पहले जैसे हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेरिवेटिव की पढ़ी हैं मुख्तलिफ फंक्शंस की, तो हम इनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, प्रॉपर्टीज़ of the indefinite integrals क्या है जी, सपोज करते हैं हम, सपोज that capital F of x and capital G of x are antiderivatives of small f of x and small g of x respectively. So then, and that C is a constant, then a part integral of C f of x dx equal to f of x plus c. Okay, this constant c, इसको हम c1 कर देते हैं। c1 क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये जो c है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सिंपली बाकी फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे। बी पार्ट f of x plus g of x dx is equal to f of x plus capital G of x plus constant of integration c. C part f of x minus g of x dx is equal to f of x minus जी एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी। यानी अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनके सेपरेटली आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, और अगर दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनकी सेपरेटली इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो ये थी इनकी इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़। एग्जांपल्स हम देखेंगे, हम बहुत सारी एग्जांपल्स करते हैं डिफरेंट टाइप्स की ताकि समझ आती जाए। सो नंबर 1 मैं नंबर देता जाऊँ एग्जांपल को। 1 इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x dx, आपने इसको एवेल्यूएट करना है। आप सबसे पहले देखें कि ये जो है 4, ये आपका c है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा cos x dx।
अब कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी फार्मूला पढ़ा है, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी, साइन एक्स, तो और वैसा 4 साइन एक्स प्लस सी लाजमी ऐड कीजिएगा, सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक और बात आपसे पूछनी है, बताइएंगे कि जो डी एक्स है ये क्या बता रहा होता है, डी एक्स से आप कैसे, हाँ जी, डी एक्स लिखा होता है ये बताता है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स है, यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता चलता है। ओके, एग्जांपल नंबर 2, एवेल्यूएट x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसको एवेल्यूएट करना है, अब इसमें दो फंक्शन बन गए, एक पहला जो x है, दूसरा एक्स स्क्वायर है, तो आप इसकी दोनों की सेपरेटली इंटीग्रेशन लिख सकती हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इसको भी लिख सकते हैं इस तरह, दोनों के सेपरेट। अब इसका देखें, इनके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, x की पावर इसमें 1 है तो एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी 1 + 1, ठीक है, और उसी से डिवाइड भी कर देंगे, यानी आप पहले इंटीग्रेशन में n = 1 है, ठीक है, प्लस दूसरी इंटीग्रल में क्या है, n किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो एक पावर इंक्रीज कर देंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे जो पावर बनती है, प्लस c डालना है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बन गया x² / 2 + x³ / 3 + c। This is the integration. Okay, now third, integration of 3x⁶ minus 2x² plus 7x plus 1 into dx। अब हमने क्या करना है, देखिए हर टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगी हर टर्म की, तो इसको लिखते हैं हर एक का इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x⁶ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये हर एक टर्म की आपने सेपरेट। अब आप देखें, अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, तो 3 से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी x⁶ dx माइनस ये 2 बार ले लेंगे दूसरे इंटीग्रल से और अंदर जाएगा x² dx। अब इसमें 7 बार आ जाएगा और अंदर आ जाएगा x dx और लास्ट वाला जो है वो सिंपल dx रह गया। अब देखें 3, अब इंटीग्रेशन करनी है x⁶ 6 n 6 हो गया, तो ये पावर रूल अप्लाई होगा, x की पावर क्या करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे 6 + 1 डिवाइडेड बाई 6 + 1 कर देंगे -2। सेकंड इंटीग्रल में x² है, n कितना हो गया 2, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, x की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1 प्लस 7, x का पावर 1 है तो 1 + 1 करेंगे और 1 + 1 प्लस dx का इंटीग्रेशन x आती है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 3/7 x⁶ माइनस 2/3 x³ प्लस 7/2 x² प्लस x प्लस c। तो ये आपकी इंटीग्रेशन आ गई। अच्छा, अगर आप वेरीफाई करना चाहें ना कि आपका आंसर ठीक है कि गलत, आप इसका डेरिवेटिव लें जो आपका आंसर है और आपके पास वो ओरिजिनल फंक्शन बन जाना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसका वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं। नंबर 4, so evaluate cos x
ओवर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आपने देखना है कि इसकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है, फंक्शन की कैलकुलेशन करेंगे आप, इस तरह एडजस्ट करेंगे फंक्शंस को कि आपके पास वो इस तरह की फॉर्म बन जाए कि जिनके इंटीग्रल एग्जिस्ट करते हैं, आपको नज़र आ जाए। तो हम इसको देखें, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। 1 ओवर साइन क्या बनता है, कोसिकेंट एक्स, और ये कॉस ओवर साइन क्या बनता है, कॉस ओवर साइन है कॉट एक्स डी एक्स। अब इसकी जो कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला माइनस कोसिकेंट एक्स and then plus constant of integration. So number 5, integration of x square plus 1 dx। हाँ जी, इसको करना है। अब देखें ऊपर भी x स्क्वायर है, नीचे भी x स्क्वायर है, तो जब आपके पास इस तरह की ये जो न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, अगर इस तरह की पॉलिनोमियल आ जाए और दोनों की डिग्री सेम हो, यानी आप न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है 2, और न्यूमरेटर वाली उसकी भी डिग्री 2 है, तो सेम हो तो फिर आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, या इस तरह के बनाएं कि ऊपर नीचे फंक्शन सेम बन जाए, या आप यूँ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो आप इसको क्वेश्चन जो होगा वो 2 इंटीजर्स में चला जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, या हम इसमें क्या करें कि ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे और -1 कर दें, और नीचे जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। देखो न्यूमरेटर में प्लस करने से माइनस करने से फ़र्क तो नहीं पड़ा, दोनों डाल दिए, ठीक है। अब आप ये करेंगे एक्स के, अब इससे 2 इंटीग्रल बना दें। एक इंटीग्रल बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, माइनस दूसरा बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब ये पहला इंटीग्रल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 डी एक्स, ये और ये कैंसिल हो गए, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। जो पहला इंटीग्रल है इसका 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगी x, माइनस दूसरा जो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखें फार्मूला कौन सा है इसका, अभी जो फार्मूले लिखवाए हैं प्लीज़ उनको एक टेबल की सूरत में लिखें और टेबल सामने रख लें, ठीक है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सामने टेबल पड़ा हो फार्मूलों का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये इसका बनेगा जी tan इनवर्स, इसका फार्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नंबर 6, वी सॉल्व initial value problem। प्रॉब्लम क्या जी, dy ओवर dx इज इक्वल टू cos of x एंड कंडीशन इज गिवन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब चूंकि एक कंडीशन है और 0 के ऊपर गिवन है तो ये कहलाती है इनिशियल कंडीशन। तो ये जो प्रॉब्लम है फिर इसलिए इसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और ये देखा जी, जो dy बाई डी एक्स है डेरिवेटिव भी इसके अंदर है, इक्वलिटी भी आ रही है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन बन रही है ना, तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इस कोर्स में नहीं है, आप हायर लेवल पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो ये लेकिन ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम इसकी देखेंगे इंटीग्रेशन ही से सॉल्व होते हैं ये प्रॉब्लम। तो इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट है आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो इसको देखें सॉल्व करते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन था dy ओवर dx इज इक्वल टू cos ऑफ x।
अब क्या करेंगे कि dx वाली सारी टर्में एक तरफ रखें, x वाली टर्में सारी एक तरफ हो जाएं और y वाली सारी एक तरफ। तो dx उधर जाना चाहिए जहाँ पे x वाली टर्म्स आएँ, और इसलिए इसको क्या करेंगे, dy लिख सकते हैं इंटू cos x dx, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy cos x dx। अब dy क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे इसका dy बता रहा है कि इस साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, तो ये y हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, dy यहाँ पे इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू y, तो अगर ये dx होता तो इसकी इंटीग्रेशन x होती, ये dy है तो इसकी इंटीग्रेशन y आ जाएगी। और cos x की इंटीग्रेशन क्या थी, cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का, जी बिल्कुल सही है, साइन का डेरिवेटिव है। तो cos x की फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन ऑफ x प्लस क्या करेंगे, c डाल देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो c जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है। देखिए इसको असल में हम दोबारा क्या लिखेंगे, इसमें इसको लिखते हैं, ये y ऑफ x है एक्चुअली, y ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस c। इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, तो जहाँ x आता है वहाँ 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, ऊपर वाली में। सो y ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 प्लस c। तो y0 कितना है, y ऑफ 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, प्लस c की वैल्यू क्या होगी, 1। तो आप c की वैल्यू पुट कर दें सॉल्यूशंस में, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, y ऑफ x इक्वल टू साइन x, y ऑफ x इक्वल साइन x प्लस 1। नंबर 7, सो कि x रेज़ टू पावर -1/2 -3x रेज़ टू पावर 7/5 dx। हाँ जी, आप देख लें इसमें पावर्स आ रही हैं फ्रैक्शंस में, तो हम इसको पहले तो बात है सीधे सीधे दो इंटीग्रल्स बना दें, ठीक है जी। पहले तो बगैर सोचे हुए इसके दो इंटीग्रल, एक है x पावर -1/2 dx, दूसरा ये माइनस के साथ जो 3 है, तो मैं 3 इंटीग्रल से पहले ही बाहर ले लेता हूँ, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया। अब यहाँ पे n कितना है, n हो गया -1/2, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो n + 1 और डिवाइडेड बाई भी कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे x की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड -1/2 + 1 -3 टाइम x की पावर। अब इसमें भी 7/5 है, इसमें भी एक प्लस कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ये -1/2 + 1, ये कितना बनेगा, +1/2 बन जाएगा। सो x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 -3 टाइम x की पावर क्या थी, 7/5 + 1, ये कितनी बनती है, 7/5 + 1। आप इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, अगर देखने ना पता चले तो अलग से कर लें। आप एलसीएम लेंगे तो 7 + 5 तो क्या आ जाएगा, 12/5 बनता है। ये x की पावर बन जाएगी 12/5 डिवाइडेड बाई 12/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2x की पावर 1/2 माइनस ये जगह 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 से,
ये आ जाएगा 15/12 x की पावर 12/5 प्लस c, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे x की पावर 1/2, इसको कैंसिल कर देंगे 3 से, 5 3s और 4 3s, तो ये आ जाएगा -5/4 x की पावर 12/5 प्लस c। ये आ गया सोल्यूशन इसका। 7 के बाद नंबर 8, देखिए इंटीग्रल 5 + 2 sin square phi d phi। आप देखें फाई यहाँ पे कौन सा आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। आप सबसे पहले तो इसको दो इंटीग्रल्स में लिख दें। सो इंटीग्रेशन फाई डी फाई प्लस 2 टाइम 1 sin square phi d phi। ये डी फाई है, डी फाई। आप यहाँ पे फाई की पहले इंटीग्रेशन में देखें, इंटीग्रल में फाई की पावर क्या है, 1 है। आप देखिए यहाँ एक्स की जगह फाई आ गया है, तो इससे कंफ्यूज ना हो गया कि एक्स था फाई था। आपने देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, या का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के लिहाज से हो रही है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो फाई की पावर 1 है, तो पावर रूल इस पर लग जाएगा। इसके जब पावर रूल जाएगा 1 + 1 प्लस 2 टाइम्स। आप देखिए 1 साइन की स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो नहीं है, लेकिन साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट का। तो इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको फाई डी फाई। इसको करते हैं जी 5² प्लस 2 टाइम कोसिकेंट स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन क्या है। देखिए आप ये चेक कर लें कि कोसिकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो ये था -cot फाई और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब ऐड कर दें। आप सोचते हो कि यह ऊपर वाले स्टेप में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं ऐड किया, भाई वहाँ भी ऐड कर दें तो बात एक ही बनेगी। इधर करेंगे एक ही कांस्टेंट आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि कांस्टेंट जमा हो गए भी तो कांस्टेंट बनेगा 5² - 2 cot phi plus c। So this is the solution of this problem. Example 9, integration 1/2 into 1 minus x square minus 3/1 plus x square dx। अब इसमें भी देखें दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर दें। तो इसको 1/2 में ये बाहर लेता हूँ, कांस्टेंट है, आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx माइनस 3 उससे बाहर ले लें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दो इंटीग्रल बन गए। अब इसके देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, अभी फार्मूले जो लिखवाए हैं चेक करें पीछे क्या लिखा है फार्मूला इसका, और इसकी इंटीग्रेशन लिखें। हाँ जी, इसकी जो थी इंटीग्रेशन फार्मूला क्या था, साइन इनवर्स थी, बिल्कुल सही, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसकी नंबर 9 का प्रॉब्लम का सलूशन। क्वेश्चन देखें ऐसे लग रहा था बहुत मुश्किल से है, सलूशन 3 लाइनों में आ गया। तो आप ये सलूशन मुश्किल नहीं है, फार्मूले याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है।
नंबर 10, solve initial value problem. ओके, इसमें हम ए पार्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स एंड वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. बी पार्ट डी वाई आवर डी टी इज इक्वल टू 1 आवर टी and initial condition is y of minus 1 is equal to 5. सॉल्यूशन पे जाते हैं जी. आप ए पार्ट को देखें पहले. ए पार्ट में क्या है, डी वाई आवर डी एक्स इज इक्वल ई रेज पावर एक्स एंड इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. आप देखिए इसमें बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे करने हैं जो हमने इससे पहले इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किया था. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिनके साथ x आ रहा है वो टर्म्स एक साइड पर रखें और dx भी उधर ले जाएं, और जिनके साथ y आ रहा है वो सारी की सारी एक साइड पर रख लें. तो इस तरह इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. तो dy बाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स dx. dx को हम शिफ्ट कर दिया राइट के ऊपर, या dx से सब को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया. अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स. हाँ जी, अब राइट लेफ़्ट साइड के ऊपर डी वाई है. अब डी वाई जो है इसका बता रहा है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई. जिस तरह हमने फार्मूले में लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो इसी तरह जब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, वो उसकी इंटीग्रेशन वाई बन जाएगी. तो इसकी इंटीग्रेशन वाई और ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन वो ही रह जाएगी, ई रेज़ पावर एक्स ही रह जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये असल में क्या था, y ऑफ x है इज इक्वल टू ई रेज़ पावर x प्लस सी. कंडीशन क्या थी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या है कि ये जो 0 है ये असल में क्या है, आपका x है. यानी x जब 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी. आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में x की जगह 0 रख दें. y ऑफ 0 इज इक्वल टू ई रेज़ पावर 0 प्लस सी. y 0 क्या है, 1, और e पावर 0 1 प्लस c. तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू 1 माइनस 1, c इज इक्वल टू 0, और c इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सोल्यूशन जो हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू ई रेज़ पावर x. ये आपका सोल्यूशन है रिक्वायर्ड. हाँ जी, अभी दूसरे को देखते हैं जी. बी पार्ट ऑफ 10 डी वाई आवर डी टी इज 1 आवर टी. इनिशियल कंडीशन ऑफ y ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 5. आप इसमें भी क्या करेंगे, अब देखिए इसमें t आ गया x की जगह. तो आपने क्या करना है, t वाली टर्म्स को एक साइड पे सारी कर दें और y वाली एक साइड पे. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है ये प्रोसेस. सो 1 ओवर t इंटू डी टी. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर जो हमने ए पार्ट में की है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर टी डी टी.
तो ये याद रखें ना, ये तो याद है आपको, ये सिंबल किसका, इंटीग्रेशन का। तो लेफ़्ट साइड पे इंटीग्रेशन क्या बनेगी। हाँ जी बच्चे सारे इसको सॉल्व करें और फिर मैं आपका आंसर लिखूँगा क्या है। आप लोग खुद पहले लिखें ताकि पता चले कितने लोगों को समझ आ रही है। जल्दी से लिख लें सारे। हाँ जी लिख लिया सब ने। तो देखिए अब मैं लिख रहा हूँ और अपना आंसर चेक कीजिएगा। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी मुझे पता है आप लोगों ने गलती कहाँ की है, मॉड ने लिखा t के साथ, t के साथ मॉड लिखना है क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है। अब आपके पास ये आपका जो अब इसका मतलब है कि ये आपका सोल्यूशन है y ऑफ t इज इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस c। अब यहाँ y ऑफ t है, y ऑफ x नहीं है, ठीक है, क्योंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और कंडीशन क्या थी, y ऑफ -1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x किसके इक्वल है, यहाँ पे t जो है वो -1 है। ऊपर वाली इक्वेशन में t की जगह -1 पुट करें। सो y ऑफ -1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ -1 प्लस c। y ऑफ -1 क्या है, ये 5 है, और लॉग ऑफ -1 का मॉड है, तो इसका मतलब ये लॉग ऑफ +1 है क्योंकि मॉड जो करता है पॉजिटिव करता है, प्लस c। तो लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। ये हमने पढ़ा था पीछे लॉगरिथम की डेफिनेशंस में और डेरिवेटिव में भी। तो लॉग ऑफ 1 0 हो गया, प्लस c इज इक्वल टू 5 आ गई। c की वैल्यू सोल्यूशन में पुट कर दें। सो y ऑफ t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस 5। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ our initial value problem. अब एग्जाम्पल नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको देखें क्या करेंगे, ये x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दो फंक्शन आ गए, तो आप यूँ करें, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें और आसान हो जाएगा। x प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा dx। अब इसको सॉल्व करना आसान है, आप दो इंटीग्रल बना लेंगे। x dx प्लस एक्स क्यूब dx, दो इंटीग्रल बन गए। सो अब इसके ऊपर पावर रूल लगा दें, x की पावर 1 है तो एक ऐड हो जाएगी, 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस एक्स क्यूब है तो इसके ऊपर ही पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, 3 + 1 ओवर 3 + 1 प्लस c। यह आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 एक्स क्यूब प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ 2 + y स्क्वायर होल स्क्वायर dy। आप देखें जी, थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम, इसमें 2 + y स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया। तो इसके लिए बेस्ट होता है, आप ये कर सकते हैं हम इसका स्क्वायर ओपन कर दें, फिर हमारे पास हर टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेंगे। जी हम इसका स्क्वायर ओपन करें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर है ऑलरेडी, इसकी पावर फिर एक और स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगी, प्लस 2ab, 2a क्या है 2 है और y स्क्वायर b है, तो 2ab 2 to the 4, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर dy। हाँ जी हमारे पास जो है वो क्या था, 4dy प्लस y 4dy प्लस 4y स्क्वायर dy। इसकी इंटीग्रेशन पहले इसकी आ जाएगी 4y आ जाएगी प्लस इसका y 4 जो है तो इसके पे पावर रूल 4 + 1 ओवर 4 + 1 प्लस 4 टाइम्स
वाई स्क्वेयर है तो इस पर भी पावर रूल लगा देंगे, 2 + 1 ओवर 2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो 4y + 1/5 5y + 4/3 y³ + c। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगी। अब नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 10 ओवर y⁻³ 3/4 माइनस y⁻³ माइनस 4/√y dy। हाँ जी, अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका इसने कर दिया, डिफरेंट कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए। आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जितनी भी हैं इसके सब हर टर्म्स के ऊपर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। आप देखें ये जो y⁻³ 3/4 है, आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और ये जो y⁻³ है, इसका मतलब है कि y की पावर 1/3 है ये, और ये जो स्क्वायर रूट है y डिनोमिनेटर में, इसका मतलब y की पावर 1/2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -1/2 हो जाएगी। तो हर एक में पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10y⁻³ -3/4 माइनस y⁻1/3 प्लस 4y⁻−1/2 dy। अब हर टर्म का अलग इंटीग्रेशन और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, -3/4 dy माइनस y⁻1/3 dy प्लस 4y⁻−1/2 dy। इसको देखेंगे आप, 10 जो है 10, अब y की पावर क्या है -3/4, तो हम एक ऐड कर देते हैं +1, और इसी तरह नीचे भी कर देंगे -3/4 +1, देन माइनस y की पावर 1/3 है तो एक इसमें पावर ऐड कर देंगे और उससे डिवाइड भी कर देंगे 1/3 +1 प्लस 4, इसमें भी एक पावर ऐड कर देंगे और जो पावर बनती है उसे डिवाइड भी कर देते हैं, और देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यह जगह 10y की पावर, तो -3/4 +1 तो कितना बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4 बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और डिवाइडेड बाई भी 1/4 ही रहेगा, माइनस y की पावर 1/3 +1, ये बन जाएगी 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 4, y की पावर -1/2 है और +1, ये +1/2 हो जाएगा 1/2 प्लस c। अब ये इसको और सिंप्लीफाई करें, ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये -3/4 हो जाएगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई का 4 से 8 हो जाएगा। तो पावर्स ऐसी रहेंगे सबकी, 40y⁻1/4 माइनस 3/4 y⁻4/3 प्लस 8 y⁻1/2 plus c, constant of integration. So this is the answer, and then example number 14 is and again it's a solve initial value problem. Initial value problem, dy/dx is equal to x square into √x³, and condition is y(0) = 0। आप देख लें x स्क्वायर है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x³ को, तो इसको हम ये करेंगे कि उसको जो स्क्वायर रूट जो रूट में आ रही है टर्म, उसकी पावर की फॉर्म में लिखते हैं x², तो ये हो जाएगी x⁻
3/2 बन जाएगी ये रूट से, और ये 3/2 और x दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये x की एक टर्म बन जाएगी सिंपल। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 3/2 कितना बनेगा, ऐड करेंगे तो देखते हैं जी। अगर इसको क्या ऐड करते हैं, क्या क्या बनता है, सो dy/dx इज इक्वल टू x इज पावर 2 + 3/2 dy/dx इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 7/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है और उससे पहले वेरिएबल को सेपरेट करें। एक तरफ आप ले जाएं x वाली टर्म्स और y वाली एक तरफ, तो dy इज इक्वल टू x की पावर 7/2 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy इज इक्वल टू x पावर 7/2 dx। तो इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की पावर 7/2 + 1 और 7/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो y इज इक्वल टू x की पावर 7/2, 7/2 + 1 कितनी होगी, ये 9/2। y इज इक्वल टू x रेज़ पावर 7/2 और +1 देख लें जी आप, 7/2 + 1 दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लें अगर, 2 + 7 + 2 ये बना 9/2। तो x की पावर 9/2 डिवाइडेड बाई 9/2 बनेगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो y इज इक्वल टू 2/9 x की पावर 9/2। सो कंडीशन इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो ये वैल्यू x की है, तो x की जगह 0 पुट करें, या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2/9 इंटू 0 प्लस c। सो y ऑफ 0 0 है, सो c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू 0 पुट करें तो y क्या आ जाएगा, 2/9 x की पावर 9/2। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, हमने कुछ फार्मूले लिखे। आप काइंडली इन फार्मूलोज़ का एक चार्ट बनाएं और सब फार्मूले 1 बाई 1 लिखें नंबर के साथ, और अपनी कमरे में दीवार के साथ लगा दें कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप जब क्वेश्चन लिखें और आपको फार्मूला देखना हो तो फ़ौरन दीवार पर देख के, जहाँ बैठते हैं वहाँ लगा दें, फ़ौरन दीवार पर देख के फार्मूला आपको नज़र आएगा, आप अप्लाई कर दें। तो ये तरीका है, आप इंटीग्रेशन के फार्मूले का चार्ट बनाते जाएं और इस तरह जब भी कोई फार्मूला आए उसको लिखते जाएं उस चार्ट पे, तो आपका एक एसेट्स बन जाएगा और इनको इंटीग्रेशन करना आसान होता है। और फार्मूले तभी याद होते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फार्मूले अप्लाई करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है इंटीग्रेशन कि मैंने बताया कि आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन ही यूज़ होती है, और आपको उस पर अगर इंटीग्रेशन नहीं आई तो डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल नहीं आएगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़ कहते हैं आपको। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में। खुदा हाफिज़।